नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आइए शो की शुरुआत करते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हरियाणा हॉट है। हरियाणा हॉट इसलिए है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की और इधर लिस्ट आई, उधर इस्तीफों की झड़ी लग गई। जी, कल देर रात बीजेपी ने हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी की। 67 उम्मीदवार जिनके नाम का ऐलान किया गया और नामों के ऐलान के साथ ही बीजेपी में तो जैसे भगदड़ सी मच गई हो। पहली लिस्ट के बाद बीजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, उन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने भी दे दिया है। तो एक के बाद एक ये इस्तीफे, पहली लिस्ट के बाद बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा में बीजेपी के ये 3 बड़े नेता माने जाते हैं, जिसमें किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज, उन्होंने बीजेपी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और रतिया से जो बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो कहा तो उम्मीदवारों के नाम का इंतजार किया जा रहा था और लीजिए, जैसे ही कल बीजेपी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट आई, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उसी का ये साइड इफेक्ट जो देखने के लिए मिला है। एक के बाद एक बीजेपी के ये 3 बड़े नेता प्रदेश में, हरियाणा में, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष आप देख रहे हैं करणदेव कंबोज, उन्होंने इस्तीफा दिया। सुखविंदर मांडी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये प्रदेश में किसान मोर्चा के अध्यक्ष और साथ ही लक्ष्मण नापा, टिकट कटा इनका विधायक के रतिया से, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक ये इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और मामला बस यहीं तक रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नाराजगी जो है वो बीजेपी के कई और नेताओं में भी है। हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे के साइड इफेक्ट लगातार दिख रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही बगावत के सुर अब जोरदार तरीके से सुनाई पड़ रहे हैं। सोनीपत में टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन, उनके बगावती सुर सुनाई पड़ रहे हैं। कविता जैन की आंखों में आंसू छलक आए। पार्टी ने इस बार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मेयर निखिल मदान को अपना उम्मीदवार बना दिया। कविता जैन कह रही हैं कार्यकर्ताओं से बात कर वो अपने अगले कदम का ऐलान करेगी। तो दूसरे दल से जो नेता आ रहे हैं उसको बीजेपी टिकट दे रही है, अपने पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। ये कविता जैन को आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से आंसू पोंछती हुई कार्यकर्ताओं के बीच बैठी हुई हैं, कितनी आहत है कि इस तरीके से रोती हुई नजर आई, बेहद भावुक नजर आई। मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में लिखा हुआ है। इस 5 साल के दौरान 2 साल में हमने केवल 10 दिन बुलाया है, सोनीपत बुलाया है। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया। हमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फोन करके बधाई दी कि आपकी टिकट पक्की हो गई है। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद है। चंडीगढ़ से सचिन कुमार, दिल्ली से नीरज पांडे इस समय हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कहां तो मैं और आप रोज इस बात का इंतजार करते थे कि आज आने वाली है, कल आने वाली है बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट, और लीजिए ये पहली लिस्ट कल आई और साथ ही साथ बीजेपी के लिए साइड इफेक्ट्स लाई। नीरज पांडे।
जी बिल्कुल रोमाना, देखिए क्या है, हरियाणा एग्रेशन वाला स्टेट है। यहाँ की राजनीति बड़ी ही एग्रेसिव राजनीति है और ये हर बार देखा गया जब भी टिकटों का वितरण होता है तो चूंकि टिकट एक ही मिलना होता है और कई दावेदार होते हैं तो अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आई। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है। आप चाहे वो कविता जैन का मामला हो, नापा का मामला हो, कल किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, कई ऐसे लोग हैं जो सामने आए हैं और चूँकि कई और नए ऐसे लोग आ गए हैं जिनको टिकट मिला है, चाहे वो जेजेपी के नेता रहे हों और अब उन्हें बीजेपी उन्होंने टिकट दे दिया है। दूसरे जो नेता जैसा करतार भड़ाना के बेटे को टिकट दिया गया, वो कभी बहुजन समाज पार्टी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी से चुनाव उनका बेटा लड़ रहा है मनमोहन बड़ा। तो ऐसे तमाम समीकरण, लेकिन इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक ही तर्क है कि विनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 बार से कंटिन्यू आपकी सरकार रही और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोकल लीडर्स होते हैं जिनकी अपनी एंटी इनकम्बेंसी पर्सनल हो जाती है। उसी को दूर करने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए और फ्रेश चेहरों को मैदान में उतारा है। कई बार आपको जब अपनी ताकत कम पड़ती है तो ताकत बढ़ाने के लिए बाहर से लोगों को भी लाना पड़ता है ताकि अपनी ताकत और उनकी ताकत दोनों को मिलाकर एक अच्छा रिजल्ट लाया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, हमारी लेकिन नीरज, दरअसल नाराजगी तो इसी बात को लेकर हो गई है ना, गैरों पे करम अपनों पे सितम। इसी को लेकर ये नाराजगी जो खुलकर बीजेपी में अब देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हरियाणा में 5 नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिया गया है। मतलब जमकर जो परिवार है उसको बढ़ावा इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भीतर दिया जा रहा है। और ये कौन से 5 नेता जिनके बेटे बेटियों को टिकट दिया गया, ये भी आप जान लीजिए। इसमें किरण चौधरी की बेटी हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, टिकट दिया गया है। राव इंद्रजीत सांसद, केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटी को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद, उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे दिया गया है। तो एक के बाद एक ये 5 बड़े नेता जिनके या तो बेटे या बेटी, मतलब परिवार के लोगों को ये टिकट दिया गया है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ सचिन हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। सचिन, वो परिवारवाद तो वो मुद्दा ना जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक अंदाज में जो विपक्ष के लोग हैं उनकी घेराबंदी करती रही है, और अब हरियाणा में ये एक के बाद एक 5 बड़े नेता और अभी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट, उनके बेटे बेटियों को टिकट दे दिया गया है। तो मतलब बैठे बैठाए विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का यह हथियार। जी डेफिनेटली ये एक हथियार जो है बैठे बिठाए विपक्ष को दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बात करती है कि परिवारवाद के खिलाफ वो हैं, पर यहाँ पे जो है 5 जो हैं एस्टेब्लिश्ड लीडर्स जो हैं उनके बच्चों को जो है टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ज़रूर उठेंगे, पर इसमें भी ये एक तथ्य है कि बीजेपी जो है विनेबिलिटी जो है, जीतने की क्षमता किसमें है, उसको देखते हुए टिकट दे रही है। इसमें जो है परिवारवाद या कोई और। मैं आपके पास लौटूंगी सचिन। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है हिसार से, बीजेपी को परेशान करने वाली। सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हिसार से पहले चुनाव लड़ चुकी हैं सावित्री जिंदल। हिसार से मौजूदा विधायक कमल गुप्ता को टिकट दे दिया गया है। हिसार से बीजेपी को यह परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि अब सावित्री जिंदल की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सावित्री जिंदल पहले कांग्रेस के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ चुकी हैं। हिसार से मौजूदा विधायक कमल गुप्ता को बीजेपी टिकट दे चुकी है, और ऐसे में अब सावित्री जिंदल, जिनके बेटे नवीन जिंदल जो बीजेपी सांसद, उन्हीं की मां है सावित्री जिंदल, और हिसार से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं, मन मना चुकी हैं। बीजेपी उधर दूसरी तरफ मौजूदा विधायक को टिकट दे चुकी है। तो मतलब हिसार में बीजेपी की मुश्किलें ये तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सचिन, क्या करेगी बीजेपी? जी डेफिनेटली हिसार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सावित्री जिंदल जो हैं काफ़ी समय से हिसार में काम कर रही थी और पहले से अपना होमवर्क जो है कर रही थी चुनाव लड़ने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है लॉबिंग भी टिकट के लिए हो रही थी कि हिसार से सावित्री जिंदल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं बीजेपी की तरफ से। नवीन जिंदल जो हैं एमपी हैं बीजेपी के, अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इसलिए सावित्री जिंदल ने अब जो है बीजेपी से जो है ताल ठोक दी थी कि वो हिसार से चुनाव लड़ना चाहती
है, मगर पार्टी ने कमल गुप्ता पे विश्वास जताया है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको टिकट दिया है। अब सावित्री जिंदल का ये कहना कि मैं चुनाव लड़ूंगी और कार्यकर्ताओं से बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये परेशानी का सबब जरूर है। सिर्फ एक सीट की बात नहीं हम करेंगे, इससे जो है बाकी सीट्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो परिवार है, जिंदल परिवार है, काफ़ी रुतबे वाला परिवार है और वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज है और वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन है सावित्री जिंदल जो है। तो बीजेपी के लिए जरूर ये है खतरे की घंटी जो है। जी रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। तो बीजेपी के लिए हिसार में मुश्किलें बढ़ती हुई, बीजेपी पहले ही कमल गुप्ता के टिकट का ऐलान कर चुकी है और उधर दूसरी तरफ सावित्री जिंदल जो कह रही है नहीं, हिसार से तो मैं चुनाव लड़ूंगी। और इस बीच टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के विकेट जिस तरीके से गिर रहे हैं, रतिया से बीजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय जो मैं आपको दे रही हूं। लक्ष्मण नापा इस्तीफा दिया था उन्होंने बीजेपी से और अब शाम 4 बजे लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। लगातार समर्पित एक कार्यकर्ता की तरह मैंने पार्टी में काम किया है, सरकार में काम किया है, तो टिकट कटेगी तो है कि नाराजगी तो होगी। क्या कोई बातचीत हुई थी टिकट को लेकर? नहीं, लगातार टच में थे। नायब सैनी जी के साथ मनोहर लाल जी को भी मिलके गया था, तो उन्होंने कहा था भी कोई आपको किसी प्रकार की टिकट कटने की आपकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब लिस्ट आई तो हम बड़े अचंभे में थे कि टिकट कटी है। तो अकेले आप नहीं हैं, आपके अलावा कई लोगों की टिकट कटी है, क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क? नहीं, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं उनसे, मुझे क्या हाल है, मैं तो आपकी रतिया के हल्के की बात करूँगा। मैं कोई इतना बड़ा लीडर तो नहीं है उनसे संपर्क करूँ। मैं किस लिए करूँगा? मैं तो आपका विषय देखूंगा कि मेरा विषय कहाँ ठीक है। क्या आपकी टिकट काटकर सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है? क्या ये भी एक नाराजगी रही है? नहीं, नाराजगी तो मैं तो अपनी टिकट की नाराजगी कर रहा हूँ। मेरी टिकट काट के किसी को देंगे तो नाराजगी तो है ही। तो अब क्या अगला कदम क्या होगा? मैं अभी माननीय हुड्डा साहब से मिलके आया हूँ और शाम को 4 बजे सभी गाँवों के सरपंच, सभी हमारे नेता जितने मेरे साथ आ रहे हैं, मौजूद आदमी रतिया विधानसभा के, सब हम कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या बातचीत हुई है कोई टिकट को लेकर? नहीं, टिकट तो हमें ये है कि ओड समाज से मैं आता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मुझे टिकट दिया, लेकिन अब जो 67 टिकटें डिक्लेयर करी उनमें एक भी टिकट ओड समाज को नहीं है। तो हमें लगता है कि जो वंचित की बात करते हैं, हम डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको अगर भागीदारी मिलेगी राजनीतिक, तो हमें लगता है कि कांग्रेस हमारे ऊपर विचार करेगी। लेकिन लगता नहीं कि सर जिस तरीके से विधायकों की टिकट काटी है, नाराजगी लोगों में बढ़ रही है, इसका बीजेपी को नुकसान है? वो तो बीजेपी ने देखना है। मैं तो कोई इतना वो है नहीं। मैं तो अपने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा तो मैं तो उनके लिए काम करूंगा। कांग्रेस बीजेपी में रहे, मेरा इसलिए सवाल रहा है। देखो, रहे हैं थे, लेकिन अब भविष्य की बात करेंगे, हम भूतकाल की बात क्यों करें? तो टिकट कटने के बाद कोई पार्टी के लोगों से ना बात? नहीं, वैसे आया 1-2 सीनियर नेताओं का फ़ोन, तो मैंने कहा कि मैंने फैसला ले लिया और मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो फाइनल हो गया? फाइनल हो गया, कांग्रेस पार्टी शाम को ज्वाइन कर रहा है। तो कोई बातचीत हुई है टिकट आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैंने बार कह रहा हूँ, अगर पार्टी मेरे नाम पे विचार, मुझे उनको लगता है कि इसके साथ इतने सरपंच हैं, इतने नेता, इतने लोग हैं, जनता का प्यार इसके साथ है, तो मुझे लड़ाएगी कांग्रेस। लक्ष्मण नापा खुलकर कह रहे हैं कि साहब मैं तो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूं। हुड्डा साहब से मेरी मुलाकात हो चुकी है और शाम में पूरे हलके के मुअज्जज, मतलब सम्मानित लोगों के साथ हम कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जनेंद्र हमारे साथ इस समय मौजूद है। जनेंद्र, तो मतलब ये रतिया से टिकट कटा बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस में जा रहे हैं। अब कांग्रेस में जा रहे हैं तो रतिया से टिकट वाली डील भी हो गई है क्या लक्ष्मण नापा की? देखिए, जैसा वो खुद कह रहे हैं कि वो भूपेंद्र हुड्डा से मिल चुके हैं और आज शाम को वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मंजे हुए नेता हैं, अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो बिना टिकट के भरोसे के तो नहीं दूसरी पार्टी में जा रहे होंगे। हालांकि जाहिर सी बात है, कांग्रेस की 39 सीटें पहले से पेंडिंग है, उन पर मंथन फिलहाल चल रहा है और अजय माकन की जो कमेटी है उसमें उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला बैठकर मंथन कर रहे हैं। तमाम सीटों पर मंथन हो रहा है, उसमें स्वाभाविक तौर पर रतिया की सीट भी आएगी, लेकिन ये माना जा सकता है कि सिटिंग विधायक हैं और टिकट कटने
के तुरंत बाद कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि रतिया पर उनका दावा जरूर कांग्रेस कंसिडर करेगी। और जिस तरीके से वो खुद कह नहीं रहे हैं कि उनको टिकट फाइनल हो गई, लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पर अनुमान लगाएं तो माना जा सकता है कि रतिया से कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। और ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। नाराजगी बहुत सारे नेताओं में जिनकी टिकट कटी है, लेकिन लक्ष्मण नापा पहले शख्स हैं जिन्होंने की 24 घंटे में टिकट कटने के पार्टी छोड़ दी है और अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इंतजार हालांकि रहेगा कि क्या रतिया से कांग्रेस उन्हें मौका देती है। रोमाना, लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प स्थिति बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप और मैं लगातार बात करते हैं तो हरियाणा 90 विधानसभा सीटें और उम्मीदवारों की फहरिस्त में जो नाम थे वो कितने थे जैनेंद्र? 2500 से ज्यादा, 2586, जिसको लेकर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और ऐसे में एक तो अपने इतने उम्मीदवार जो इस इंतजार में कि टिकट मिल जाए, और लीजिए अब बीजेपी से भी ये सैलाब सा आने लगा है कांग्रेस की तरफ, जिसमें ये नाम यहाँ पर लक्ष्मण नापा जी का जुड़ गया है। तो मतलब कांग्रेस में तो फिर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती हुई अब नजर आ रही है। बिल्कुल रोमाना, और माना जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल है। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं और ऐसे में कांग्रेस में हर कोई टिकट चाहता है और यही वजह है कि 90 सीटों पर 2500 से ज्यादा आवेदन आए। लेकिन रोमाना, जो असली पेच है कांग्रेस के सामने वो ये है कि 51 सीटों पर तो मुहर लग गई है उम्मीदवारों के नाम पर, लेकिन जो 39 सीटें हैं उनमें ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जिन पर कि हुड्डा भी दावा कर रहे हैं, शैलजा भी दावा कर रही हैं। कुछ सीटों पर ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो संगठन की तरफ से बढ़ाए गए हैं, लेकिन हुड्डा का भी उम्मीदवार उस सीट पर दावा कर रहा है, शैलजा का उम्मीदवार भी दावा कर रहा है। तो ऐसे में पेच जाहिर सी बात है फंसा है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कांग्रेस के सामने, लेकिन क्राइटेरिया विनेबिलिटी ही होता है। अगर जैसे लक्ष्मण नापा का उदाहरण है, अगर इनकी विनेबिलिटी जो है वो कांग्रेस को नजर आएगी तो बाकी दावेदारों के मुकाबले इन्हें तरजीह भी दी जा सकती है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर फिलहाल सवाल रतिया का नहीं, सवाल तमाम 39 सीटों का है, जिस पर कि मंथन फिलहाल दिल्ली में अजय माकन की कमेटी कर रही है। और पहली बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला एक कमरे में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। जी ठीक है, अब आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। टिकट बंटवारे के बाद हरियाणा अब बीजेपी में, ये जो घमासान जिससे जुड़ी एक के बाद एक बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूँ, इसी में एक और नाम सुनिए। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला इस्तीफा दे दिया है। रानिया से चुनाव लड़ूंगा, ये कहना है रणजीत चौटाला का। 2019 में भी इंडिपेंडेंट निर्दलीय जीत कर आए थे रणजीत चौटाला रानिया सीट से, लेकिन उसके बाद इसी साल बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव मैदान में भी उतारा, जिसमें रणजीत चौटाला को हार मिली। डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर था जो ठुकरा दिया गया है रणजीत चौटाला की तरफ से, और अब हुंकार भर रहे हैं मैं तो रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी सचिन इस समय मौजूद हैं। सचिन, जो बगावत वाली लिस्ट है बीजेपी के नेताओं की, उसमें नाम रणजीत चौटाला का भी, वहीं रानिया से ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया, ऐलान कर रहे हैं बाकायदा। जी, ये हमें समझना होगा कि अब तक जो बगावत बीजेपी में हो रही थी उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट है रणजीत चौटाला का जो है बगावती होना। क्योंकि रणजीत चौटाला पहले से ही कह रहे थे कि मैं रानिया से चुनाव लड़ूंगा, और रणजीत चौटाला जो हैं, क्योंकि चौटाला परिवार से आते हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं, तो सारे एरिया में जो है, रीजन में जो है उनका एक वोट बैंक है और प्रभाव है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर से ये जो है चिंता का सबब है रणजीत चौटाला का बागी होना। और इसमें भी क्योंकि रणजीत चौटाला की टसल जो है गोपाल कांडा से चल रही थी टिकट को लेकर रानिया से, क्योंकि गोपाल कांडा के भाई ने जो है अपने बेटे को पहले से ही एचएलपी के प्रत्याशी के तौर पे डिक्लेयर कर दिया था रानिया सीट से। पर बीजेपी ने रणजीत चौटाला को टिकट ना देने के बजाय किसी और प्रत्याशी को, लीडर को जो है टिकट दे दी। तो रणजीत चौटाला के लिए ये सबसे बड़ी एम्बरेसिंग सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि टिकट के लिए वो सारा कुछ दाव पे लगा के आए थे। बीजेपी ज्वाइन की थी, निर्दलीय वहां जीते थे रानिया से, और अब ऐसे टाइम में जब रणजीत चौटाला गोपाल कांडा के साथ जो है टसल चल रही थी रानिया से चुनाव लड़ने को लेकर, ऐसे टाइम में रणजीत चौटाला की जगह किसी और को टिकट दे दिया। तो रणजीत चौटाला की जो डेवलपमेंट है ये जो है स्वाभाविक है, जो उनका रिएक्शन जो है और चुनाव लड़ने की जो घोषणा कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली जो है बीजेपी जो है इसको चेक करना चाहेगी आने वाले टाइम में। हमारे साथ में लौटूंगी आपके पास। तो डबवाली से ऑफर दिया था बीजेपी ने, लेकिन उसको ठुकरा दिया है और कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो रानिया से ही चुनाव लड़ूंगा। रणजीत चौटाला वो भी बगावत कर चुके हैं बीजेपी से। आगे बढ़ रही हूं, बीजेपी ने तो हरियाणा के लिए अपनी उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी
कर दी है 67 उम्मीदवारों के जिसमें नाम है। लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, अभी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस की पहली लिस्ट का अभी भी इंतजार बाकी है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, आज कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा पर कांग्रेस सब कमेटी की बैठक इस समय चल रही है। ये बड़ी जानकारी हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट आज आ सकती है। हरियाणा पर कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी है। सहयोगी हमारे जैनेंद्र इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से वो पहली लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम वाली, कितने नामों का ऐलान किया जा सकता है जिसको लेकर कमोबेश बात बन चुकी है, सहमति बन चुकी है पार्टी के भीतर। क्या बता रहे हैं सूत्र जैनेंद्र? जी रोमाना, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 बैठकें हुई हरियाणा को लेकर के। 90 में से 51 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और अब इंतजार पार्टी की पहली लिस्ट का है। माना जा रहा है कि आज शाम तक कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि अब से कुछ देर पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का बयान ये था कि 1-2 दिनों में कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी। यानी अभी भी कांग्रेस आधिकारिक तौर पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है कि क्या लिस्ट आज ही जारी होगी या आज भी इंतजार करना पड़ सकता है, कल तक जारी होगी। दीपक बावरिया ने बयान दिया है कि 1 से 2 दिन लगेंगे, लेकिन जो पहले से फीडबैक है उसके आधार पर ये हम कह सकते हैं कि आज शाम तक कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और चूंकि 50-51 नामों पर मुहर लग चुकी है तो पहली लिस्ट में स्वाभाविक तौर पर तकरीबन आधी सीटें यानी 45 के आसपास नामों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि चूंकि 12 तारीख है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख, तो अभी समय है। कांग्रेस का पहले फोकस जो बची हुई पेंडिंग 39 सीटें हैं उन पर पेच सुलझाने का है और इसीलिए दिल्ली में हिमाचल भवन में अजय माकन की जो कमेटी है जिसमें कि केंद्रीय चुनाव समिति के भी 2 वरिष्ठ सदस्य मधुसूदन मिस्त्री और टी.एस. सिंहदेव मौजूद हैं, वो हरियाणा कांग्रेस के जो आला नेता हैं तीनों, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, उनके साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, सीट बाय सीट बात कर रहे हैं। तो फिलहाल मंथन चल रहा है 39 सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर और नजरें हैं कि क्या आज शाम तक पहली लिस्ट आएगी। संभावना है कि लिस्ट आ सकती है। हालांकि मैं लौटूंगी आपके पास। तो इंतजार किया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट आज शाम तक आ सकती है। और इस बीच रेसलर विनेश फोगाट बजरंग पुनिया को कांग्रेस हरियाणा चुनाव में टिकट दे सकती है। इसको लेकर राजनीति गर्म है। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता सांसद हैं कुमारी सैलजा, विनेश फोगाट को लेकर कह रही हैं, एक महिला और खिलाड़ी के तौर पर उन्हें कई साल तक संघर्ष करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, ये कहना है कुमारी सैलजा का। ये तस्वीर भी आपने देखी थी कल, जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। और इस तस्वीर के बाद ही कमोबेश ये तय हो गया था कि दोनों को ही, बजरंग पुनिया को भी और विनेश फोगाट को भी, कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने वाली। और अब कुमारी सैलजा का ये बयान। She has struggled. For years she has struggled as a woman and as a sports person. I think it is befitting that she should get some dignity. She has struggled. For years she has struggled as a woman and as a sports person. I think it is befitting that she should get some dignity. कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की ओर से कुश्ती के खिलाड़ियों की उम्मीदवारी को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमला बोला था। उसी को लेकर कुमारी सैलजा ने यह जवाब दिया है। खट्टर ने कहा था, अब यह साफ हो रहा है खिलाड़ी राजनीति के चक्र में फंसे थे, वो आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। सुनिए। मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफगोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफगोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। तो खिलाड़ियों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित था, खिलाड़ी राजनीति के चक्र में फंसे हुए थे, ये आरोप लगा दिए मनोहर लाल खट्टर ने। जिसके बाद कुमारी सैलजा का बयान आपने सुना, जहां वो कह रही है कि संघर्ष बहुत किया है खिलाड़ियों ने, उनका सम्मान होना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए जानना जरूरी है। अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज हो गई हैं। अपर्णा यादव को मनाने में इस समय बीजेपी जुटी है।
कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। अपर्णा यादव से बात की है उन्होंने। बेबी रानी मौर्य ने अपर्णा को काम में स्वतंत्रता देने की बात कही है। बातचीत के बाद अपर्णा यादव मानने को तैयार नहीं है। नाराजगी बढ़ती हुई अपर्णा यादव की। बीजेपी भी समझ रही है कि अपर्णा यादव अगर बीजेपी छोड़ेंगी और घर वापसी उनकी होगी, मतलब दोबारा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगी, जिस तरीके की अटकलें और कयास लग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं किरकिरी तो बीजेपी की होगी। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से बेबी रानी मौर्य बात की है उन्होंने अपर्णा से, लेकिन अपर्णा यादव मानने को तैयार नहीं है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से क्या चाह रही हैं अपर्णा यादव। बेबी रानी मौर्य मना रही हैं, अपर्णा यादव मान नहीं रही हैं। क्या मन बना चुकी हैं कि अब बीजेपी छोड़ घर वापसी करनी है अपर्णा यादव? देखिए रोमाना, बेबी रानी मौर्य ने फोन किया है। एबीपी न्यूज के पास सूत्रों से एकदम पक्की खबर है और मनाने की कोशिश की है, लेकिन आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये कि अपर्णा यादव एकदम क्लियर हैं कि उनको उनका ड्यू मिलना चाहिए। ड्यू जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मैं आपको एक दूसरी अहम बात ये भी बताऊं रोमाना कि अपर्णा यादव महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करने जा रही। ये मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं और ये बात उन्होंने आगे भी कन्वे कर दी है। हालांकि बेबी रानी मौर्य जो महिला बाल विकास मंत्री, उन्होंने बहुत समझाया और ये कहा कि आपको हम पूरी फ्रीडम देंगे, आपको हम पूरा अधिकार देंगे, आप कहीं भी जाइए यूपी में काम कीजिए, आपको कोई देंगे, आप कहीं भी जाइए यूपी में काम कीजिए, आपको कोई रोकेगा टोकेगा ना। कई तरह से बातें की हैं, लेकिन अपर्णा सूत्र हमारे ये बताते हैं कि अपर्णा ने क्लियर उनको ये कहा है कि ये उनके कद के अनुरूप नहीं है और जब तक उनको उनका वाजिब सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वो इस तरह की किसी बात को स्वीकार करने नहीं जा रही। तो सबसे अब देखिए दिलचस्प बात यही होने जा रही है रोमाना कि अगर अपर्णा, जो अभी तक अपर्णा का एकदम क्लियर स्टैंड है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो नहीं स्वीकार करेंगी, तो अगर वो नहीं स्वीकार करती है उपाध्यक्ष का पद तो ये एक बीजेपी के लिए किरकिरी होगी और ये एक बड़ा ही अहम राजनीतिक डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संपर्क में है वो। इसका भी सूत्र इशारा कर रहे हैं। आने वाले समय में उपचुनाव भी और फिर 2027 विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा दूर नहीं है। और आइए अब शुरू करते हैं ऑपरेशन आदमखोर। खौफ की एक रात खत्म होती है और फिर खौफ की दूसरी रात शुरू हो जाती है। दहशत से भरा एक दिन गुजरता है और फिर दहशत से भरा दूसरा दिन सामने खड़ा नजर आता है। डरे सहमे लोग इस उम्मीद और इंतजार में रहते हैं कि शायद आज आदमखोर पकड़ लिया जाएगा। गांव-गांव घूम रही मौत की ये दहशत है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हर रोज हर पल दर्जनों गांव में हजारों लोग हैं इसी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। खौफ इस बात का कि न जाने कब उन पर आदमखोर कहीं से आएगा और हमला कर देगा। शुरुआत करते हैं जरा। तस्वीरें अलग अलग हैं। बहराइच जहां भेड़ियों का खौफ है, लखीमपुर खीरी में टाइगर का टेरर देखने के लिए मिल रहा है। खूनी भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं और लखीमपुर खीरी में टाइगर अब तक 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। और ये तस्वीरें आदमखोर बाघ और भेड़ियों के खौफ को बयां कर रही हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं बाघ भेड़ियों का कहर है और इसी कहर के चलते गांव-गांव में दहशत है। हालांकि वन विभाग, पुलिस की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम, जो वन विभाग के एक्सपर्ट्स हैं, उसके अलावा भी विशेषज्ञों की टीम, वो लगातार कोम्बिंग ऑपरेशन में जुटी हुई है। यहां तक कि जो ड्रोन कैमरे हैं उससे निगरानी की जा रही है, जो शूटर्स हैं उनको तैनात कर दिया गया है, जो पिंजरे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बकरियां बांधकर उनको तैयार किया गया है, जाल बिछा दिया गया है। पर आदमखोर हैं कि उनका आतंक खत्म नहीं हो रहा। आदमखोर अब तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं। एक एक कर बात करेंगे। शुरुआत लखीमपुर खीरी से मैं करने जा रही हूं। यहां पर एक बार फिर बाघ देखे जाने की खबर सामने आई है। अच्छा, ये वो बाघ है जो अब तक कई हमले कर चुका है, 4 लोगों को तो अपना निवाला बना चुका है, 4 लोगों की जान जा चुकी है इसी बाघ की वजह से। लखीमपुर खीरी में आज फिर से बाघ आया। जडोरा गांव में बाघ की दहाड़ से हड़कंप मच गया। आदमखोर बाघ के पंजों के निशान गांव वालों को अभी भी रह रहकर डरा रहे हैं। लखीमपुर खीरी
जडोरा गांव, जहां दहशत बाघ की है। लखीमपुर खीरी में करीब 45 गांवों में इस वक्त दहशत फैली हुई है। वो जो दहाड़ता है ना ये आदमखोर, हिल जाते हैं गांव के लोग। 35 दिन में 4 लोगों को ये बाघ अब तक अपना निवाला बना चुका है, अपना खाना बना चुका है, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चों समेत 4 लोगों को ये बाघ अब तक मार चुका है। यहां लखीमपुर खीरी में आप यकीन नहीं मानेंगे, 28 कैमरे लगाए गए हैं, 5 पिंजरे लगा दिए गए हैं। बाघ जंगल से करीब 7 किलोमीटर बाहर की तरफ आ गया है, जहां रिहाइश है, जहां बस्ती का इलाका है, उस तरफ ये बाघ निकल आया है और इंसान को अपना खाना बना रहा है। आज जिस गांव में बाघ के आने की खबर आई, वहां से हमारे सहयोगी वीरेश पांडे की एक रिपोर्ट जरा पहले आपको दिखाती हूं। तारीख 5 सितंबर और वक्त था 11 बजे सुबह का। गांव जड़ौरा के लोग एक आवाज सुनते हैं दहाड़ की, जो बाघ की होती है, और दहशत फैल जाती है। बाघ इसी जगह से गुजरता है। गांव वाले बाघ की दहाड़ सुनकर तितर बितर होते हैं और भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बाघ की आवाज आई थी। और यह सच साबित होता है जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें बाघ के ये पग दिखाई पड़ते हैं। 2 पग हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जो आप पग देख रहे हैं वो बाघ के हैं, और ये पग देखिए, फिसलता हुआ पग है जो साफ कैमरों में दिखाई दे रहा है। दहशत का एक दौर है, एक नजारा है, एक मंजर है जड़ौरा गांव में। चचा, दहाड़ सुनने के बाद आप भागते हुए इधर आए? भागते उधर ने घर गए। भागे एकदम गांव में? हाँ, दहाड़ सुन गांव की तरफ भागे। हाँ। उसके बाद जब मामला शांत हुआ तो इधर आए? हाँ हाँ। क्यों भैया? जब गांव लोग इकट्ठा हो गए सब लोग तब आए। हमारे चाचा ने बताया कि शेर यहाँ पे दहाड़ रहा है, पत्ती तोड़ने आए थे। जानवर के चारे के लिए पत्ती तोड़ने आए थे। और ये सुने कि यहाँ पे आवाज आई। पहले तो पक्षी देख लिए, पक्षी देखने के बाद में पत्ती तोड़ने लगे, पत्ती चारा लिए। ठीक है, जब वहाँ गन्ना पत्ती तोड़ रहे थे तो आवाज सुनाई पड़ी एकदम से कि दहाड़ शेर की बड़ी तेज से। तो सारी पत्ती तोड़ छोड़ छाड़ के गाँव भागे। गाँव की तरफ भागे? क्यों? हाँ, गाँव की तरफ आए, भागे तो हम लोग वहाँ से दौड़ के आए काफी लोग। तब यहाँ देखे उसके चिन्ह मालूम हुए, तब आप लोगों को सूचना की गई। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो गांव के लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं, और बाहर निकलने के बाद ये जड़ौरा गांव के लोग हैं जो तितर बितर होकर देख रहे हैं कि आखिर जो आवाज आई थी बाघ की वो किस दिशा से आई थी। लेकिन वो पग तो सामने हमें दिखाई पड़ा, जिसे हमने सबको दिखाया, टेलीविजन कैमरे पर कैद किया। लेकिन स्थिति जो भी है, बाघ के नहीं पकड़े जाने की वजह से लोग दहशत में हैं और लोग खौफजदा हैं, परेशान हैं, और इस तरीके से कह रहे हैं क्या करेंगे। शासन को लेकर एक तरीके से असंतोष है, वन विभाग के लोगों को लेकर भी असंतोष है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखीमपुर खीरी। तो कहीं बाघ की दहशत है, कहीं भेड़िए की दहशत है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी से वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही बहराइच से विवेक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। पहले जरा वीरेश का रुख करेंगे और वीरेश से ये जानते हैं, लखीमपुर खीरी आदमखोर बाघ की दहशत, जाहिर सी बात है क्योंकि बाघ पकड़ में नहीं आ रहा, इसीलिए अब बढ़ती जा रही है। अभी का अपडेट क्या है, क्या बता रहे हैं अधिकारी? देखिए, अधिकारी तो अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं, वो यहाँ है नहीं। एक डिप्टी रेंजर के भरोसे है और इस बकरी और पड़वा के भरोसे है। देखिए भाई, ये 3 बकरियां आपको दिखेंगी और ये बेचारा पड़वा दिखेगा। ये देखिए कब तक खैर मनाते हैं, क्योंकि इन्हें पिजड़े से निकाल कर यहाँ खिलाया जा रहा है, मोटा किया जा रहा है कि जब बाघ इन्हें देखेगा, झपटेगा तो वो कैद होगा। पूरा अमला, पूरा जमला और पूरे कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, एसीएस बैठे हुए हैं इस पड़वा के भरोसे, इस बकरी के भरोसे कि बाघ आए और इसको दबोच ले तो हमारा काम खत्म हो। एक डिप्टी रेंजर के भरोसे ये अभियान चल रहा है। जो डीएफओ हैं उनका पता नहीं कब आते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं फिर निकल जाते हैं। और मंत्री जी भी आए थे, बाघ पकड़ने आए थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। तो जो आतंक और साए में लोग जी रहे हैं उसकी रिपोर्ट मैंने जड़ौरा गांव से आपको
दिखाई थी। ये अमला है वन्य जीव प्रभाग दक्षिणी खीरी, सरकार ने ये ट्रैक्टर दिया हुआ है। भाई साहब जरा, अब वन मंत्री तो कल आंकड़े दे रहे थे ना, वो तो बता रहे थे कैसे पिछले साल के मुकाबले इस बार जंगली जानवरों ने कम लोगों को मारा है। मंत्री जी तो ये आंकड़ा बता रहे थे। वो कह रहे थे डंडा लेके चलो, कुंडी लगा लो, कुंडी से बाहर ना निकलो, शौच के लिए बाहर नहीं जाना है। पूरा प्रदेश ओडीएफ हो गया है, मतलब शौच मुक्त हो गया है, हर घर में शौचालय बन चुका है, तो शौच बाहर क्यों करेंगे? कुंडी लगाओ, डंडा लो। मैंने पूछा डंडा लो, बोले हाँ, जब सामने आए बाघ तो उसे डंडे से मारो, भाग जाएगा। मंत्री जी ने बहुत सही उपाय बताया, शिक्षित कर रहे थे। आजादी के बाद से अभी शिक्षा चली रही है, मंत्री जी की भी नई शिक्षा है कि डंडा लोगे तो बाघ भाग जाएगा। हमने कहा बच्चे कैसे डंडा चलाएंगे, तो बोले कुंडी के अंदर लगा लो, कुंडी लगाओ, बैठ जाओ। तो और ये देखिए बकरी, अब ये भी खैर मना रही हैं। ओहो, हद है। मतलब इस वन विभाग का अगर कोई समस्या आ जाए तो इससे निजात पाने की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल सैलरी पाने के लिए और बड़े बंगले मैं दिखा सकता कूद के लखीमपुर बकरियां दिखा रहे हैं, मुझे तो पीछे बेचारी जनता खड़ी हुई नजर आ रही है जो इस समय बलि का बकरा खुद को महसूस कर रही होगी। आपके पीछे जो गांव वाले खड़े हुए हैं ना, असली बलि का बकरा तो वही है, क्योंकि कब बाघ आता है और कब किस पर झपट जाता है, अभी तक 4 लोगों की बलि वो यहां पर ले चुका है। इसका एहसास किसी को नहीं है। ये तो दिखावे के लिए फिलहाल यहां पर बकरियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास, हम विवेक का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको अपडेट देते चलते हैं। बहराइच में इंसानी खून के प्यासे भेड़ियों का आतंक वो भी खत्म नहीं हो रहा। ऑपरेशन आदमखोर के तहत नया डेवलपमेंट यह हुआ है कि प्रभावित इलाके का 3 सेक्टर में बंटवारा कर दिया गया है और हर सेक्टर में 5 टीम्स तैनात की गई हैं। हर टीम में 10 सदस्य शामिल हैं। शूटर्स की संख्या हर टीम में डबल कर दी गई है, मतलब कुल 18 शूटर्स जो तैनात कर दिए गए हैं इस इलाके में। ऑपरेशन आदमखोर, यहां फिलहाल चुनौतियां किस तरीके से पेश आ रही हैं ये अब जान लीजिए आप। 4 भेड़िए तो पकड़ लिए गए थे, लेकिन दरअसल चुनौती बने हुए हैं वो 2 भेड़िए जो अब तक पकड़ से बाहर हैं। लगातार ये भेड़िए जो हैं वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, किसी एक जगह पर ये टिक नहीं रहे हैं, कभी किसी एक गांव में तो कभी किसी दूसरे गांव में। दिन में नजर नहीं आ रहे हैं भेड़िए गन्ने के, क्योंकि यहाँ पर घने खेत हैं और वो इनके छुपने के लिए बेहद एक बढ़िया जगह साबित हो रहे हैं। और इसी वजह से वो जो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं उसमें भी इनकी तस्वीर सामने आ नहीं पा रही है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, विवेक हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता जा रहा है, 2 भेड़िए अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। जाहिर सी बात है जो गांव वाले हैं उनका डर भी बढ़ रहा होगा। और वही चिल्ला चिल्ला कर कह भी रहे हैं, वही दहशत चिल्ला चिल्ला कर ये बता भी रही है कि यहाँ का प्रशासन निकम्मा हो गया था। अभी कल रात को हमला नहीं हुआ है, पिछली रात को हमला नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम लगातार ये कवरेज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद से प्रशासन थोड़ा सजग हुआ है और वही सजगता का नतीजा है, रात भर गश्त करने का नतीजा है और बिजली रहने लगी है जिसकी वजह से हमले नहीं हुए। लेकिन अभी भी वो 2 भेड़िए चैलेंज बने हुए हैं और आज की रात बेहद खास रहने वाली है रोमाना, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, अब वो शिकार पर निकलेंगे। उन्होंने जो मांस खाया है, क्योंकि कई बॉडीज जो मिली हैं वो किसी का हाथ खा गया था, किसी का पैर खा गया था, किसी के दोनों हाथ खा गए थे छोटे बच्चों के, तो कई बॉडीज जो मिली हैं उसमें ये हाथ नहीं था। तो अगर वो खा चुके हैं तो आज रात भी काफी अहम रहने वाली है, आज रात भी वो शिकार पर निकलेंगे। हालांकि ये अच्छी खबर ये कि जो हमला नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जंगली जानवर ने, अब क्योंकि गांव वालों ने हल्ला किया था, देखा तो नहीं था, जो जंगली जानवर है वो आए थे और कल रात को जो 3 बकरी थी उस पर अटैक किया। एक बकरी तो मर गई, लेकिन जो 2 थी बकरियां वो घायल हुई हैं। तो हमले तो इस इलाके में हो रहे हैं। मुझे ये बताइए विवेक कि फिलहाल जो भेड़ियों का ये चिन्हित इलाका जहां पर ये शिकार कर रहे थे, उसका दायरा कुछ सिमटता हुआ नजर आ रहा है या और बढ़ता हुआ, फैलता हुआ नजर आ रहा है? जो जांच है उसका दायरा गांव जो है वो ज्यादा और जद में लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो दिख ही नहीं रहे ना, ये ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, इनकी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आ रही है, कहां है किसी को पता ही नहीं है। विवेक, वन विभाग को नहीं पता है कि भेड़िए कहाँ हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी जो सर्च ऑपरेशन है वन विभाग का वो जो नदी के किनारे का जो कछार का इलाका है उस इलाके में चल रहा है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। तो दायरा धीरे धीरे ये बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी नाकामी है कि ये 2 भेड़िए नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इतना बड़ा एरिया तो नहीं, एक बहराइच ही है ना, और उसका भी जंगली इलाका ही है ना, जो शिवपुर और
महसी वो है तहसील है, माफ़ कीजिएगा महसी है, महसी तहसील है और शिवपुर है। तो यही दो इलाके हैं ना, इन्हीं दो इलाकों में से अगर ये नहीं पकड़ा जाता है तो ये कितनी बड़ी नाकामी है जी। तो गांव वाले जाग रहे हैं और प्रशासन अब थोड़ा सा सजग हो गया है जी, जिसकी वजह से हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज की रात एरिया काफी को 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया है, जो शूटर्स हैं उनकी संख्या डबल कर दी गई है। लेकिन देखिए ये जो डर है और ये जो भेड़िए की दस्तक है सिर्फ बहराइच तक नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए आप मेरे साथ, वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहराइच के बाद बरेली में भी भेड़िया ने दस्तक दे दी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती चलूं, बहराइच को लेकर ये अपडेट मिल रहा है कि बहराइच में भेड़िया नजर आया है। एक बार फिर से बहराइच में भेड़िया नजर आया है। अभी जो मैं और विवेक बात कर रहे थे कि साहब दिख ही नहीं रहा है, तो लीजिए अभी अभी की ये बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। जानकारी मिल रही है कि बहराइच में एक बार फिर से ये आदमखोर भेड़िया नजर आया है। 2 भेड़िए हैं ये बहराइच में जो अभी पकड़ से बाहर है। बहराइच का ये पचवेदरी इलाका है और इस पचवेदरी इलाके में यहां भेड़िया नजर आया है। वन विभाग की टीम, शूटर्स की टीम को रवाना कर दिया गया है इस इलाके में, जहां बहराइच में स्पॉट किया गया है इस भेड़िए को। आदमखोर भेड़िया, खूंखार भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है, जिसने खासतौर से बच्चों को निशाना बनाया। और ये देखिए, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं, ये पहले की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इन भेड़ियों को ढूंढने के लिए, इन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरास की मदद ली जा रही है, उसी को दिखाती है एक पुरानी तस्वीर रेफरेंस के लिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से जो अभी खबर मिल रही है ना कि एक और भेड़िया देखा गया, तो कमोबेश इसी तरीके से वो एक और भेड़िया भी जो ड्रोन कैमरे की नजर में आया होगा, ड्रोन कैमरे के जरिए पकड़ में आया होगा, और इसीलिए जो अब अधिकारियों की टीम है, शूटर्स की टीम है, उसको रवाना कर दिया गया है बहराइच के इस इलाके में जहां पर ये भेड़िया स्पॉट हुआ है। पचवेदरी का ये इलाका बताया जा रहा है। इसको लेकर विवेक आपके पास क्या अपडेट है, जरा जल्दी से बताइए। पचवेदरी वाला इलाका कितनी दूर उस जगह से जहां पर आप मौजूद हैं? रोमाना, ये वही इलाका है जहां से आपने मेरी रिपोर्ट देखी होगी 2 दिन पहले। पीछे मैं दिखा रहा था कि नदी और जंगल है, और जो रात को सर्च ऑपरेशन वाली रिपोर्ट मैंने की थी, ये वही वाला इलाका है। बड़ी बात यह है कि अभी जब मैं आपको यहां से खड़े होकर लाइव दे रहा था, उससे कुछ देर पहले सूचना मिली थी। मैंने आपको बताया था कि सर्च ऑपरेशन वन विभाग की टीम चला रही है उसी इलाके में, जो पचदेवरी का इलाका है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सूचनाओं का अभाव अभी भी है। बड़ी बात है कि डीएफओ तो नहीं गए हैं पकड़ने, वो टीम को लीड कर सकते, उस टीम में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जानकारी देने वाले क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि इनको जानकारी छुपानी है, इनको नहीं बताना है कि वो किस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं कल पूछूं कि अगर आपके ड्रोन कैमरे में भेड़िया दिखा था, उसके फुटेज हैं क्या? नहीं देगा वन विभाग। अजीत प्रताप सिंह जो यहाँ का डीएफओ वो नहीं देंगे। सूचनाएं छुपा रहे हैं तो कहां से पता चल जाएगा कि आपने भेड़िया देखा था कि नहीं देखा था? आपने कह दिया भेड़िया देखा था, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कछार के किनारे 4 लोगों की टीम लेकर जबरदस्ती घूमे जा रहे हैं। अगर है तो क्या प्रूफ नहीं है? मोबाइल का जमाना नहीं है। अगर आप ड्रोन कर रहे हैं, ड्रोन से देखा, आपसे तो देखा नहीं होगा ना। बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आप उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर गांवों के अंदर इस भेड़िए का आतंक है, और जाहिर सी बात है लोग किस तरीके के डर और दहशत में हैं उसको आप खुद बहुत करीब से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं समझ सकती हूं आपके इस गुस्से को, आपकी इस नाराजगी को। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच का पचदेवरी इलाका, और वहीं पर वन विभाग की टीम जो है वो जाती हुई, आप देख रहे हैं कछार वाला इलाका जिसका जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे। देखिए किस तरीके से ये नदी सी बीच में, और इसी को पार करते हुए वन विभाग की टीम जो है वो दूसरी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और शूटर्स हाथ में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये स्नाइपर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर शूटर्स नजर आ रहे हैं हाथ में गन लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए। और जो शूटर्स हैं उनकी संख्या भी हर टीम में डबल कर दी गई थी। यहाँ बहराइच के इस पूरे इलाके को जहां पर भेड़िए देखे जा रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया था, और हर सेक्टर के लिए अलग से टीम बना दी गई थी, और हर टीम में खासतौर से जो शूटर्स की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया था। इस समय की बड़ी खबर यही है कि बहराइच के इलाके में, पचदेवरी के इलाके में भेड़िया स्पॉट हुआ है, और उसी दिशा में इस वक्त मूवमेंट अधिकारियों का और शूटर्स का कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।